रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जिस तरीके से शास्त्री नगर को लेकर व्यापारियों के अंदर घबराहट बढ़ती जा रही है, व्यापारी नेता भी सक्रिय हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है। पढ़ाई रुक जाती है फौरी तौर पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ही क्यों, गया तो व्यापारियों की बात रखी गई या नहीं रखी गई, पूरा मामला, इस मुद्दे को आप लेकर क्या समझते? अधिकारियों के पेट भर चुके हैं। जिस टाइम पर व्यवसायिक कार्यकारी उसने शुरू करा था तब भी अधिकारियों ने उसका शोषण करा था। अंडे वाले से अंडे लेने का काम, परचून वाले से परचून लेने का काम, पेट वाले से पेट लेने का काम। कोई ऐसा व्यापारी नहीं था जो इनके द्वारा ठगा नहीं गया। व्यापारी भी महसूस करता था चलो मैं कुछ नियम से विरुद्ध कर रहा हूं तो उसके बदले में कुछ दे रहा हूं। वो भी अपने आप को इतनी पीड़ा में नहीं समझता था। जहां पर बाजार नहीं होते वहां पर डेवलप करके तो दिखाए कोई सरकार कि किस तरीके से कितने दिन और कितने साल और कितना पसीना एक व्यापारी का बहता है, तब जाकर के वो एक जनरेशन उसे जमाने में लगातार अगले। कोई ऐसा आवास विकास का अधिकारी नहीं हो सकता जो यहाँ की मिठाई की दुकानों से मिठाई ना ले गया हो, साड़ी की दुकानों से साड़ी ना ले गया हो, कलम की दुकान से कलम ना ले गया हो। कोई ऐसा बाजार नहीं है जो इसमें कुछ गलत नहीं है। विभूति जी, आज की तारीख में देश के अंदर 7 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। 7 करोड़ का मतलब हो गया एक एक आदमी भी उनके यहाँ अगर काम कर रहा है तो बने हुए सबको गिराने की योजना बना ले तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक भी जेसीबी मशीन नहीं बचेगी जो मेरठ को आने से रुक पाए, जो उन्हें तोड़ पाएगी। और उसके बाद भी मुझे लगता है 15 दिन लग जाएंगे, पूरा मेरठ जमींदोज हो जाएगा। और नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से शास्त्री नगर को लेकर व्यापारियों के अंदर घबराहट बढ़ती जा रही है, व्यापारी नेता भी सक्रिय हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है। सवाल यह है कि जब रिहायशी मकानों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज शुरू करने की तैयारी चल रही थी, तब आवास विकास कहां था? अब तो शास्त्री नगर में हर घर में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो जागृति विहार हो या शास्त्री नगर हो। आवास विकास के आसपास ही करीब सैकड़ों ऐसे मकान हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े कंपनियों के आउटलेट चल रहे हैं। क्या उस पर आवास विकास की नज़र नहीं है? लेकिन सवाल यह है कि दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में, निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। इधर जनता, जो व्यापारी है वो भी जनता है, उनकी निगाह सांसद और विधायक पर टिकी हुई है। यानी सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पुलिस के कंधों पर ही सारा दारोमदार होता है। इसी मुद्दे पर मेरठ के चर्चित व्यापारी नेता विपुल सिंघल जी से हम राय लेने आ गए हैं और सवाल यह है कि वो क्या सोचते हैं आवास विकास को लेकर, व्यापारियों को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उनको लेकर। आइए सीधी बात करते हैं विपुल सिंघल से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी पीड़ा को कवर करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, आप तो व्यापारियों की मांग समय समय उठाते हैं और बहुत एक्टिव व्यापारी नेता मेरठ में है, बहुत एक्टिव, बहुत मतलब जिस तरीके से लगातार हर मोर्चे पे आप सजग और तत्पर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक सीन है। किसी के रोजगार का छिन जाना ये बहुत ही दुखद पहलू है। इसको मैं भी किसी रूप में अच्छा करार नहीं देता, क्योंकि उससे बच्चे पल रहे होते हैं, एजुकेशन पर, सिस्टम पर बहुत बड़ा चोट होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। फौरी तौर पर सबसे पहली प्रतिक्रिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ही क्यों, गया तो व्यापारियों की बात रखी गई या नहीं रखी गई, पूरा मामला, इस मुद्दे को आप लेकर क्या समझते हैं? विभूति जी, कमर्शियल क्या है और घरेलू उपयोग क्या है, इसकी डेफिनेशन केवल और केवल कागजों में और अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है। ये कहीं भगवान से लिखित नहीं है कि यहाँ पर कमर्शियल ही होगा और यहाँ पर रिहायशी ही होगा। जिस समय आवास विकास अपने यहाँ पर लोगों को मकान दिए, प्लॉट अलॉट करने शुरू किए, यहाँ पर लोग आने से भी डरते थे। लोगों ने यहाँ हिम्मत कर आकर के मकान बनाने शुरू करे। उन मकानों के अंदर ही छोटा सा रोजगार करना शुरू करा। किसी ने परचून की दुकान खोली तो किसी ने किसी ज़रूरतों की, मंदों की सामान की दुकानें खोलनी चालू करी, जिससे लोगों के घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें। सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं थी कि उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सकती। यहाँ से दूर 11 किलोमीटर दूर जाकर के शहर था, शाम को 6 बजे के बाद लोग बाग यहाँ पर आने से घबराया करते थे। बिल्कुल सही। यह वह शहर है जहाँ पर व्यापारी ने हिम्मत करके आके दुकानें खोली, उनके अंदर लाइटें जलाई, अपना सामान रखा और लुटने से ना घबराते हुए भी लोगों तक सामान पहुँचाने का काम करा। आज जब सब कुछ बस गया है, अधिकारियों के पेट भर चुके हैं, जिस टाइम पर व्यवसायिक कार्यकारी उसने शुरू करा था
तब भी अधिकारियों ने उसका शोषण करा था। अंडे वाले से अंडे लेने का काम, परचून वाले से परचून लेने का काम, पेंट वाले से पेंट लेने का काम, मोबाइल वाले से मोबाइल लेने का काम। कोई ऐसा व्यापारी नहीं था जो इनके द्वारा ठगा नहीं गया। व्यापारी भी महसूस करता था चलो मैं कुछ नियम से विरुद्ध कर रहा हूं तो उसके बदले में कुछ दे रहा हूं, वो भी अपने आप को इतनी पीड़ा में नहीं समझता था। पीड़ा आज चालू हुई जब कोई आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा पूछा जाता है कि आप रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो पूछिए उन अधिकारियों से जिनकी नाक के नीचे पिछले 25 सालों के अंदर यह व्यवसायिक रूप ले चुका। आप किसी एक खुले मैदान में जहां पर व्यवसायिक कार्रवाई नहीं होती है, जहां पर बाजार नहीं होते, वहां पर डेवलप करके तो दिखाए कोई सरकार कि किस तरीके से कितने दिन और कितने साल और कितना पसीना एक व्यापारी का बहता है, तब जाकर के वो एक जनरेशन उसे जमाने में लगाता है और अगले जनरेशन के लिए रोटी का प्रबंध करता है। तब जाकर के उसका व्यापार चलना चालू होता है और वो ये सोचता है कि उसके बच्चे शायद अपने जीवन भर उस दुकान से रोटी खा पाएंगे। बहुत कम ऐसे व्यापारी होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, उच्च शिक्षा दे पाते हैं और वो नौकरी में जाते हैं। नहीं तो अन्यथा आपने देखा होगा कि वह दुकान वैसी ही रहती है जैसा व्यापारी आज से 20 साल पहले दिखता था, ऐसा ही आज दिखता है। अगर पहले वह बनियान में दिखता था तो आज भी बनियान में दिखता है, पहले वह मोटा दिखता था तो आज भी वैसा ही दिखता है। आपको पता ही नहीं चलता कब उसकी पिछली जनरेशन चली गई और कब अगली जनरेशन ने उसको संभाला और बिल्कुल उसी रूप में व्यापार करके उसी गुणवत्ता के सामान आपको देने शुरू कर दिए। कोई ऐसा सरकारी आदमी नहीं होता जो इन दुकानों से सामान लेकर के ना गया हो। कोई ऐसा आवास विकास का अधिकारी नहीं हो सकता जो यहाँ की मिठाई की दुकानों से मिठाई ना ले गया हो, साड़ी की दुकानों से साड़ी ना ले गया हो, कलम की दुकान से कलम ना ले गया हो। कोई ऐसा बाजार नहीं है जो आवास विकास ने विकसित किया और वहां से उसने कुछ खरीदा हो। इन्हीं की फाइलों में लगे बिल से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इन्हीं के बिल इनकी फाइलों में लगे हैं और उनकी पेमेंट हुई है, अधिकारियों ने उस पर साइन किया है, तो किस प्रकार अवैध हो सकती हैं? वे अवैध नहीं है मान्यवर। जब भी आपको मेरठ के अंदर किसी भी प्रकार का नया शेड्यूल आता है, जैसे महायोजना 2031 आई, महायोजना बनाने का लक्ष्य और मानसिकता पीछे यही होती है कि आप पिछले 10 सालों में जो व्यवसायिक हो चुका उसको दोबारा से रूप दें कि यह व्यवसायिक हो चुका, उसको उसी श्रेणी में लेकर के आ जाएं और लोगों को व्यापार करने की पूरी छूट दें। यह नहीं कि उनका उत्पीड़न करें, उनसे पैसे ठगें। आरटीआई एक्टिविस्ट और कुछ लोग इन्हीं के दफ्तरों में बैठे हुए लोग व्यापारी का शोषण करते हैं और उनसे पैसे की उगाही करने का काम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आवास विकास के अधिकारी को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवास विकास जहां पे है उसी के एक हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के दायरे में जो पहले एक्टिविटीज हो गई वो हो गई। अब लगातार जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई दुकान लेता है और मेन रोड पर पब्लिक है, तो अगर वो नीचे अगर एक शटर लगा कर दुकान खोल लेता है तो इसमें गुनाह क्या है? कोई वो मर्डर करने तो जाता नहीं है, क्राइम तो करता नहीं है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। इसमें कुछ गलत नहीं है विभूति जी। आज की तारीख में देश के अंदर 7 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। 7 करोड़ का मतलब हो गया एक एक आदमी भी उनके यहाँ अगर काम कर रहा है तो 7 करोड़ लेबर हो गई। तो 14 करोड़ लोग इस व्यवसाय में जुड़े हैं। 14 करोड़ लोगों को अगर 5 से गुना कर दिया जाए एक परिवार में, तो करीब करीब 70 करोड़ लोगों को व्यापार देने का काम, व्यापार से रोटी खाने का काम यह व्यापारी वर्ग कर रहा है। 70 करोड़ ये हो गए और बाकी के बचे हुए वह लोग हैं जिनको सरकार अपने पास से राशन दे करके उनका पेट भरने का काम कर रही है। इसके बाद शायद और शायद केवल सरकारी आदमी ही बचता है जो हमारे पैसों से अपनी तनख्वाह लेता है और हमारे ऊपर ही नजर डाली जा रही है कि हमारे व्यापार को बंद करा दिया जाए। एक बड़ा फैसला आज ही क्यों नहीं ले लेते? 496 मकान ही क्यों? पूरे मेरठ को चिन्हित कर लिया जाए, एक एक दुकान का सर्वे करा लिया जाए, 6 महीने और सरकार रुक जाए और मेरठ के अंदर जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने हुए सबको गिराने की योजना बना ले, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक भी जेसीबी मशीन नहीं बचेगी जो मेरठ को आने से रुक पाए, जो उन्हें तोड़ पाएगी। और उसके बाद भी मुझे लगता है 15 दिन लग जाएंगे, पूरा मेरठ जमींदोज हो जाएगा और केवल कब्रिस्तान बचेंगे। यहाँ पर करे तो सरकार इतना बड़ा कदम उठाए कि सभी को जमींदोज कर दे। ऐसा ना करे कि सुप्रीम कोर्ट ने 495 के ऊपर अपना आदेश दिया है तो केवल 495 या 499 के ऊपर ही करे। मेरठ की एक एक दुकान, मैं व्यापारी होते हुए आपको यह आश्वासित कर सकता हूं कि मेरठ के अंदर एक भी दुकान, एक भी मकान
आवास विकास या मेरठ विकास प्राधिकरण के मानकों के हिसाब से नहीं है। आप केवल मकान के ऊपर लिखा जाता है यहाँ का मानचित्र स्वीकृत है, लेकिन स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप बना है या नहीं और उसमें उस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है या नहीं, यह चेक करने वाला इस देश के अंदर कोई नहीं है। लागू करें, आज से जो निर्माण हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाए, उनके ऊपर टैक्स लगाए, लेकिन जो गरीब व्यापारी अपने घर में बैठा हुआ अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसको बिल्कुल प्रताड़ित न किया जाए, नहीं तो देश विद्रोह पर आ जाएगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से शास्त्री नगर में 499 के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनप्रतिनिधि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक हैं वो उस तरीके से कुछ ऐसा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का टैक्स लेके इनको रेगुलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब दुकानें सज चुकी हैं, बाजार सज चुका है, तो उसे उजाड़ने के लिए आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? उजरने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखेगा, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि अधिकारी जिस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगा दिया और अधिकारी, क्या आवास विकास के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एक्शन को सस्पेंड करके उस समय की सैलरी नहीं खत्म कर दी जानी चाहिए? एई जेई सबको कटघरे में खड़ा करके सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करके जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि जब करोड़ों की दुकानें, करोड़ों का बिजनेस जब व्यापारियों खत्म हो रहा है, तो इसके पीछे के सबसे बड़े ब्लैक मनी के सबसे बड़े सौदागर तो अधिकारी ही हैं। सवाल है चलते चलते कि सुप्रीम कोर्ट में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखेगा, और अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा आता है विपरीत, तो क्या जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? जनप्रतिनिधियों पर हमारी उम्मीदें हैं कि वो हमारा साथ देंगे और किसी भी कीमत पर उन आदेशों का पालन नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी प्रकार से वे अपना दिमाग लगाएं, किसी भी प्रकार से उन आदेशों को रोकने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट का पेट जिन भी कागजों से भरा जा सकता है उन कागजों से भरने का काम करें। लेकिन हमें उम्मीद है, जैसे पूर्व की सरकारों के समय में इस बिल्डिंग को गिराने से रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रोका गया था, पहले भी ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके हैं, उसी प्रकार से पब्लिक का साथ देते हुए, व्यापारी का साथ देते हुए, क्योंकि ये व्यापारियों की सरकार मानी जाती है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारा साथ देंगे और इन आदेशों को पालन होने से किसी भी तरह से रोकने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, लगातार एक कहावत है, जाके फटे न पीर बिवाई, होका जाने पीड़ पड़ाई। अगर आपके पास दर्द है तो दर्द समझिए और सुनिए, क्योंकि जरूर नहीं कि वो हमला आप ही के घर पे हो, आप ही के व्यापारी पे हो। लेकिन सवाल है कि अगर आपके किसी दूसरे व्यापारी पर अगर कोई घटना घटने वाली है या घट चुकी है, तो आप साथ खड़े होइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि मैंने भी रोज़ाना खबर की पूरे मीडिया हाउस व्यापारियों के हित के लिए मैदान में हम उतर चुके हैं। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।